ओके, लेक्चर चालू कर देते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं हम लोग डिराइव क्या करने वाले हैं। यू हैव टू डिराइव formula of heating effect, the formula of heat energy, that is H is equals to I square RT। ये फॉर्मूला हमको बनानी है, ये फॉर्मूला हमको लानी है। एंड दिस इज समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड एज जूल्स लॉ। इसको कभी कभी जूल्स लॉ भी बोला जाता है। तो आपको बोल सकते हैं कि भाई जूल्स लॉ आप डिराइव करो। ओके, कभी कभी आपको ऐसा भी बोला सकता है कि भाई डिराइव द फॉर्मूला ऑफ ठीक है। कभी कभी आपको ऐसा भी बोल सकते हैं कि डिराइव द फॉर्मूला ऑफ एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, और कभी कभी ऐसा भी बोल सकते हैं डिराइव द फॉर्मूला ऑफ जूल्स लॉ। दोनों तरीके से दिया जा सकता है, सिंपल है, कुछ भी ज्यादा नहीं करना है हमको। हमको स्टार्ट करना है। अब देखिए मैंने आपको दो फॉर्मूला लिख के दी थी, वो आपको दो याद करनी थी। मैं स्टार्ट कहां से कर रहा हूँ आप देखिए। मैं स्टार्ट करूंगा कि वी नो दैट, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, वी नो दैट। ओके, ये वी नो दैट लिखा हुआ है, ठीक है। ये कुछ मैंने वर्क, काइनेटिक एनर्जी और टाइम ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। वी नो दैट, वी नो दैट। क्या हमको पता है कि जो वर्क एनर्जी है, वो वर्क एनर्जी किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, W इक्वल्स टू V इंटू क्यू। ये तो हम लोगों ने बताया हुआ था, W इक्वल्स टू V इंटू क्यू। तो ये इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। ओके, देखिए ये इक्वेशन को मैंने मेन इक्वेशन 1 दे दिया हुआ है। अब आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो भी मैं लिख रहा हूँ आपको लिखना पड़ेगा। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या दे दिया, W इक्वल्स टू V इंटू क्यू। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। नाउ अब देखिए मैं क्या क्या करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं ओम्स लॉ लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा मैं? ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ से मेरे को क्या पता है वो मेरे को आप बताइए। तो ओम्स लॉ से मेरे को ये पता है कि V की वैल्यू क्या होती है, IR। ये तो सबको पता ही होगा, V इक्वल्स टू IR, ये हमको पता ही है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। सो V इक्वल्स टू IR हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। एक और चीज हम लोग पता लगाते हैं कि I इक्वल्स टू क्या होता है, Q बाई टी होता है। I इक्वल्स टू क्या होता है, Q बाई टी होता है। ये टी को मैं सामने भेज दूं तो आई टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। या फिर इसको मैं लिखूं तो Q इक्वल्स टू आई टी लिख सकते हैं हम लोग। ओके, ये लिख सकते हैं कि नहीं, I इक्वल्स टू Q बाई टी से मैं यहां तक पहुंच सकता हूँ, Q इक्वल्स टू आई टी लिख सकता हूँ। तो ये मेरी दूसरी चीज एस्टेब्लिश हो गई, जहां पे मैं Q क्या लिखूंगा, द Q कैन बी रिटन एज I इंटू टी। ओके, ये मेरा दूसरा इक्वेशन, सॉरी तीसरा इक्वेशन तैयार हो गया। सो अब समझिए यहाँ पे, सबसे पहले मैंने वर्क, ये हमारा मेन इक्वेशन है, W इक्वल्स टू V इंटू क्यू, ये हमारा मेन इक्वेशन हो गया। मैंने सेकंड जो इक्वेशन है वो ओम्स लॉ से बनाया, और थर्ड इक्वेशन I इक्वल्स टू Q बाई टी मतलब फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से बनाया। अब आप देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, फर्स्ट इक्वेशन। अब अगेन मैं फर्स्ट इक्वेशन ले लूँ। अगेन मैंने कौन सा इक्वेशन ले लिया, अगेन आई हैव टू टेक द फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, W इक्वल्स टू, अब V आया ना, लेकिन V का फॉर्मूला क्या है, V इक्वल्स टू IR। तो अब मैं V की जगह पे क्या रख देता हूँ, IR रख देता हूँ। ओके, एंड दूसरा Q, तो Q की जगह पे क्या है, IT। तो अब मैं T की यानी Q की जगह पे, फर्स्ट इक्वेशन में Q की जगह पे मैं क्या रख दूंगा, IT। इसका मतलब मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि सेकंड और थर्ड की जो वैल्यू आई ना मेरे पास V और Q की, वो दोनों को मैंने उठा के किस में रख दिया, इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया। Okay, so I have substituted the value of equation 2 and equation 3 in equation 1। यानी equation 2 और equation 3 की वैल्यू मैंने कहां पे रख दी, उठा के equation नंबर 1 में रख दी। ओके, सो अब हमको क्या मिल गया देखिए आप। सो W तो यहाँ पे एज इट इज ही रहेगा, W इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पे I इंटू आई, यानी 2 बार I हो गया। इसको मैं लिख सकता हूँ I स्क्वायर इंटू आर टी, लिख सकते हैं हम लोग W इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर टी। देखो सिमिलर यहाँ पे देखो, ये एच क्या था, आई स्क्वायर आर टी, लेकिन यहाँ पे W आया आई स्क्वायर आर टी, यानी कहीं ना कहीं हमारी इक्वेशन अब तैयार हो चुकी है, बन चुकी है। ओके, अब खाली क्या बाकी है, ये जो वर्क है, दिस वर्क इज कंप्लीटेड। जैसे अभी हम लोगों ने एक डाउट सॉल्व किया था, द वर्क इज कंप्लीटेड इज सॉरी इज कन्वर्टेड, द वर्क इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। जो वर्क है वो कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी में। तो यहाँ पे जो वर्क है वो हम लोग किस में कन्वर्ट कर देते हैं, हीट एनर्जी में। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ,
I can substitute that W is equals to H. मैं W की जगह पे क्या लिख दूंगा? The work is same as heat energy. So I can substitute W equals to H. यानी W की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? H लिख सकता हूँ. तो ये जो इक्वेशन हमारा जो बना है इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं. मैं चाहता हूँ आप लोग भी कहीं ना कहीं लिखते जाइएगा सब. ओके, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है. इसको इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं. ये इक्वेशन 4 में मैं W जो आ रहा है वो W की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा? H. तो हमारी जो फाइनल इक्वेशन बन गई वो क्या बन गई? H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी. यानी ये हमारा हो गया जूल्स लॉ कंप्लीट. ओके, समझ में आ गया सबको किस तरह से हम लोगों ने किया? आप देख सकते हैं बहुत ही इजी है. मैंने इसलिए आपको थोड़ा टाइम लेके मैंने बोला कि आपको एक इजी वे में लेके आऊं ये चीज को. सबसे पहले हमारे पास क्या था? हमको ये डिराइव करना था, जूल्स लॉ डिराइव करना था. H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, ये हमको डिराइव करना था. इसको हम लोग बोलते हैं जूल्स लॉ. जैसे ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर होता है ना. ओम्स लॉ इज व्हाट? V इक्वल्स टू आई आर. ओके, या V इज प्रोपोर्शनल टू I, लेकिन प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाते हैं तो V इक्वल्स टू आई आर हो जाता है. वैसे ये जूल्स लॉ की फॉर्मूला है H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी. इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले आज जो हम लोगों ने वर्क डन काफी बार बोला होगा, वो वर्क डन से हम लोगों ने चालू किया. वर्क डन में हम लोगों ने क्या बात की? W इक्वल्स टू वी क्यू, जहां पे पहले V पे हम लोगों ने ओम्स लॉ लगाया, यानी V की वैल्यू आई आर, उसको इक्वेशन नंबर 2 रख दिया. अब ये जो Q है वो कहां से मिलेगा? I इक्वल्स टू Q बाई टी. तो मेरे को Q मिल गया, Q इक्वल्स टू आई टी. तो Q इक्वल्स टू आई टी, ये मेरा थर्ड इक्वेशन हो गया. सेकंड और थर्ड इक्वेशन को मैं पुट आउट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में. तो W मेरे को क्या मिल जाएगा? W इक्वल्स टू आई आर इंटू आई टी, यानी आई दो बार हो गया, यानी वो क्या बन जाएगा? आई स्क्वायर आर टी. और फाइनल स्टेप में हम लोगों ने क्या कर दिया? W की जगह पे डायरेक्टली H लिख दिया. W क्या होता है? वर्क. H क्या होता है? हीट एनर्जी. सो वर्क कैन बी रिप्लेस्ड बाय हीट एनर्जी. सो मेरी एक इक्वेशन बन गई, मेरी एक फॉर्मूला बन गई जो क्या हो गया? H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी. ओके, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा. अब इसके थोड़े एजम्पशंस है, इसके थोड़े मान लो कि इसके थोड़े कंक्लूजन हम लोग बोल सकते हैं. नॉट एजम्पशन, बट हम लोग बोल सकते हैं कि फॉर्मूला से हम लोग क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं. तो देखिए मैं ये रब कर रहा हूं, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. ओके, सो आप देखिए यहाँ पे थोड़े बहुत एजम्पशन जो हमको करने हैं ये जूल्स लॉ में. जूल्स लॉ में क्या सीखने मिला हमको? जो जूल्स लॉ था वो क्या था? H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी था. दिस वाज द जूल्स लॉ. H इज इक्वल्स टू व्हाट? H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी. अब समझिए यहाँ पे हम लोग एक एक करके थोड़े बहुत एजम्पशंस लेने वाले हैं. बी क्लियर ऑन दैट. अब मैं देखो यहाँ पे आर टी, ये दो चीज को मैं कांस्टेंट बना लूं या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले लूं, जैसे हम लोग करते थे ना. यहाँ पे देखिए, जैसे अगर हम लोग V प्रोपोर्शनल टू I है तो हम लोग किसको क्या लिख देते थे? V इक्वल्स टू आई आर लिख देते, राइट. लेकिन अगर मेरे को उल्टा जाना हो, अगर मेरे को खाली ये दिया हो V इक्वल्स टू आई आर दिया हो, तो अगेन मैं V प्रोपोर्शनल टू I तो लिख ही पाऊंगा. समझ रहे हो आप लोग? यानी V प्रोपोर्शनल I से V इक्वल टू आई आर लिख सकते हैं, एंड V इक्वल टू आई आर से V प्रोपोर्शनल टू I लिख सकते हैं. ये वन एंड द सेम है. समझ रहे हो आप लोग? तो उसी तरह से थोड़ा हम लोग यहाँ पे भी ऐसा कुछ करने वाले हैं. देखिए यहाँ पे पहले मैं आर टी जो है उसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले लेता हूँ. तो H की वैल्यू मेरे को क्या मिलेगी? देखिए, तो H कैन बी टेकन एज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, क्योंकि मैंने आई स्क्वायर को कांस्टेंट नहीं लिया हुआ, मैंने आर टी को कांस्टेंट बना दिया हुआ है. तो यहाँ पे जो मेरा H है वो किससे प्रोपोर्शनल हो जाएगा? डायरेक्टली टू आई स्क्वायर हो जाएगा. तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन मिला. ये इंपॉर्टेंट रिलेशन को मैं सेकंड इक्वेशन दे देता हूँ, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन मैंने इसको दिया हुआ है. ओके, उसी तरह से अगेन H, आई स्क्वायर और टी को मैं कांस्टेंट बना लूं तो H जो है वो किससे प्रोपोर्शनल हो जाएगा? R से. तो ये मेरा थर्ड इक्वेशन हो गया. और उसी तरह से आई स्क्वायर और R को मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बना लूं तो H मेरा किससे प्रोपोर्शनल हो जाएगा? टाइम से, T से. देखो सिंपल में समझना हो ना तो आप ये समझ सकते हो कि H जो है वो आपका तीन चीजों पे डिपेंड है. H जो है वो आपका आई स्क्वायर पे डिपेंड है, H जो है वो आपका R पे डिपेंड है, और H जो है वो आपका T पे डिपेंड है. समझ में आ रहा है आपको? The H is dependent on all three values. H is dependent on I square, H is dependent on R, and H is dependent on T. तो हम लोगों ने वही चीज लिखी है. H is proportional to I square, H is proportional to R, H is proportional to T. अब ये तीन को खाली हम लोग सेंटेंस में अगर लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं? The heat energy
that is occurred, we can say the heat energy that is occurred, जो सर्किट में occur होने वाली है, the heat energy that is occurred in the circuit is directly proportional to the square of electric current. स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या, जितना ज्यादा आप इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करोगे उसका स्क्वायर हो जाएगा और उतना हमको हीट एनर्जी मिल जाएगी. मतलब आपने 2 यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक करंट पास किया हुआ है तो हीट एनर्जी 4 गुना हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी. सो हीट एनर्जी इज द स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. द हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. ये तो हम लोगों ने पहले भी बात की हुई है कि कितना हीट एनर्जी मिलेगा, तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा हीट एनर्जी यहाँ पे मिलता जाएगा. एंड थर्ड, द हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम. इसका मतलब क्या हुआ कि जितने टाइम के लिए हीट एनर्जी चलेगा, जितना टाइम हीट एनर्जी चलता रहेगा उतना ज्यादा हीट एनर्जी, जितने टाइम तक सॉरी जितना टाइम तक इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में चलता रहेगा, जितना ज्यादा टाइम तक इलेक्ट्रिक करंट चलता रहेगा उतने ज्यादा टाइम तक हीट प्रोड्यूस होती रहेगी. ओके, तो ये 3 चीज हमको जूल्स लॉ से समझने में मिलती है. ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. पावर भी हम लोगों ने बहुत सब उसमें समझ लिया हुआ है, लेकिन एक चीज हमको अभी भी समझने में बाकी है, वो मैं आपको समझा देता हूँ, जो आपको लिखना भी है, अंडरलाइन भी करना है. इलेक्ट्रिक पावर ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया हुआ है. ओके, खाली इसमें थोड़ा बहुत हम लोग देख लेते हैं, इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो क्या है. देखो यहाँ पे अंडरलाइन कर दो, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर. ओके, व्हाट इज पावर? द रेट ऑफ डूइंग वर्क और वर्क डन इन यूनिट टाइम. आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो. पावर क्या है? द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर. ओके, इसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगी? P इक्वल्स टू VI. द पावर इक्वल्स टू VI. ये मैंने फॉर्मूला एस्टेब्लिश करके दी हुई है आपको. पावर इक्वल्स टू VI, ये वाली फॉर्मूला ही आपको याद रखनी है. जहां पे P क्या है तो P इज रिलेटेड टू पावर. P किसके लिए है? पावर के लिए है. अब ये जो इलेक्ट्रिकल पावर है इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट है वॉट. WATT, वॉट. यानी इलेक्ट्रिकल पावर को आपको अगर किसी डेफिनेशन में यानी यूनिट में बोलना है, मेजरमेंट में बोलना है, तो आप क्या बोलोगे? वॉट बोलोगे. 5 वॉट, 6 वॉट, 7 वॉट, 10 वॉट, 25 वॉट आप बोल सकते हो. ओके, इट इज द पावर कंज्यूम बाय द डिवाइस दैट कैरीज 1 एम्पियर करंट व्हेन ऑपरेटेड ऑन द पोटेंशियल ऑफ. देखो इसमें कुछ भी नहीं किया हुआ है, P इक्वल्स टू VI है ना. देखो ये मैं समझा देता हूं आपको. फॉर्मूला हमारी क्या एस्टेब्लिश हुई है? P इक्वल्स टू VI, राइट. अब देखो पावर का यूनिट क्या हो गया? द यूनिट ऑफ द पावर इज वॉट. WATT. ओके, द यूनिट ऑफ दिस V, पोटेंशियल डिफरेंस, इज वॉट? वोल्ट. VOLT. एंड द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज वॉट? एम्पियर. ओके, ये सब नाम याद रखने हैं. यानी इलेक्ट्रिक करंट किसने ढूंढा था? तो एम्पियर. तो एम्पियर से ही उसका क्या नाम रह गया? उसके यूनिट का नाम एम्पियर बन गया. यानी उसको मेजर हम लोग एम्पियर से करते हैं. उसी तरह से V जो है वो किसने ढूंढा था? वोल्टा नाम के साइंटिस्ट ने ढूंढा था, तो इसलिए उसका यूनिट वोल्ट रख दिया गया. और P जो है उसी तरह से हम लोगों ने वॉट रख दिया, उसका मेजरमेंट का यूनिट वॉट रख दिया. अब मैं अगर यहाँ पे सब में 111 ले लूं तो मेरे को क्या मिलेगा वो देखिए आप. तो मेरे को ये मिलेगा कि 1 वॉट अगर मेरे को चाहिए तो उसके लिए मेरे को कितना लगाना पड़ेगा? 1 वोल्ट की या 1 वोल्टेज की हमको बैटरी लेनी पड़ेगी एंड उसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो होना चाहिए. सो इफ आई एम टेकिंग द 1 वोल्टेज और 1 पोटेंशियल डिफरेंस, द बैटरी ऑफ 1 पोटेंशियल डिफरेंस, एंड उसमें मैं क्या अटैच कर रहा हूँ? 1 एम्पियर करंट साथ में फ्लो करा रहा हूँ, तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होके मेरे को क्या मिलेगा? आई वुड गेट द 1 वॉट पावर इन द सर्किट. मेरे को 1 वॉट पावर सर्किट में मिलेगा. जस्ट यही हमको समझना था इसमें. ओके, नाउ देखो ये दिया हुआ है. सो 1 वॉट इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट इनटू 1 एम्पियर. क्लियर? तो ये चीज है. नाउ द यूनिट ऑफ वॉट इज वेरी स्मॉल.
हम लोग हमारे जो घर में जो पावर वाला करंट आता है, वो पावर का कंजप्शन जो बताया जाता है वो वॉट में नहीं बताया जाता, बट इंस्टेड दे यूज किलोवाट। क्या यूज करते हैं? किलोवाट। ये वही हो गया ग्राम्स और किलोग्राम्स। तो 1 किलोग्राम यानी कितने ग्राम होगा? तो 1000 ग्राम होगा। उसी तरह से 1 किलोवाट इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू 100 वॉट्स। अगर 1 किलोवाट की आप बात कर रहे हो तो 1 किलोवाट यानी कितना होगा? 100 वॉट जितना इलेक्ट्रिकल पावर की हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, अभी आपको खाली इतने तक ही याद रखना है इलेक्ट्रिकल पावर में, और कुछ अभी ज्यादा याद नहीं करना है। तो टिल नाउ, अभी तक हम लोगों का ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। खाली हम लोगों ने न्यूमेरिकल स्किप किए हुए। सो फार वी हैव ओनली एंड ओनली स्किप द न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल के अलावा हम लोगों ने काफी चीज डिस्कस कर ली हुई है, और इसी के साथ हमारा, मैं ऑफिशियली अनाउंस करता हूँ, वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी टुडे। ओके, इसका रिवीजन करना हो तो आप बार बार जाके यूट्यूब पे देख सकते हो, उसको पक्का करो। कल से देखो, अगर मैथ्स का लेक्चर चालू हो जाता है तो हम लोग साइंस का आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, नहीं तो साइंस का कंटिन्यू तो रहने ही वाला है। सो फार शायद मेरे को पता है, शायद मेरे को आइडिया है, वहां तक हम लोगों ने 3 एक चैप्टर कंप्लीट कर दिए हुए। ठीक है, तो इतना आप लोग आज जो हम लोगों ने किया, हीटिंग इफेक्ट की बात की और पावर की बात की। मैथमेटिकल लैंग्वेज उसमें बहुत यूज की है, मैथमेटिकल फॉर्मूला हम लोगों ने बहुत यूज की है। तो आई इंसिस्ट ऑल्सो कि आप उसको जाके थोड़ा देखो, रिवाइज करो, और आज के दिन में ये वाला टॉपिक जो है वो पूरी तरह से बता दो। जो जो नहीं समझ में आ रहा है वो रिवाइज कर लो। तो आज के लिए आपका काम ये है। एंड यहाँ पे हम लोग, हमारा जो लेक्चर है वो हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन जो भी स्टार्टिंग में नहीं थे उनको मैं एक चीज बता दूं, आप लोगों को गूगल मीट नाम की ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। हम लोग कभी भी उस पर भी लेक्चर लेने का चालू कर सकते हैं। कभी कभी क्या हो जाता है कि जूम में थोड़ा टेक्निकल मिस्टेक की वजह से लेक्चर स्किप हो जाते हैं। हालांकि वो मैं एक्स्ट्रा बुला के 2-2 बार लेक्चर लेके बैलेंस तो कर देता हूँ, लेकिन वो दिन हमारा मिस आउट नहीं होना चाहिए। इसलिए आप लोग गूगल मीट करके जो ऐप है वो आप इंस्टॉल कर लोगे, और हम लोग कभी भी उस पर भी लेक्चर चालू कर देंगे। ओके, जीमेल आईडी सबको भेजना पड़ेगा। जीमेल आईडी अगर आपका नहीं है, गूगल आईडी अगर आपका नहीं है, वो आप लोग बना लो, और वो सब लोग मेरे को पर्सनली मैसेज कर दो कि सर हमारा गूगल आईडी ये है। मैं सबको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, वो लोगों को ही गूगल मीट में एंट्री मिल पाएगी। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना रखते हैं। होपफुली हम लोगों ने बहुत कुछ देखा है। आज हीटिंग इफेक्ट की बात की है, पावर की बात की है। सो टिल देन आप लोग रिवाइज करो सब कुछ, और अच्छे से उसमें अपनी ग्रिप बनाओ। थैंक यू। आज का लेक्चर हम लोग इतना क्लोज करते हैं, लीव कर सकते हैं आप। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर। बाय सर। बाय शादान।